24 से ज़्यादा है। लेट मी सी, देयर इज सम इशू ऑफ द इंटरनेट। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस, वेरी क्लियर, थोड़ा वेरी क्लियर। वॉल्यूम इम्प्रूव हो सकता है और सर थोड़ा सा वॉल्यूम आपका लो आ रहा है। मैं जोर से बोल रहा हूँ। उस सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। 12 साल से कम के बच्चों को ये बीमारी हल्की होती है, पता भी नहीं लगती। औरतों में, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन में डरने की जरूरत नहीं है, उनको बीमारी खतरनाक नहीं होती। अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल है और लॉस ऑफ टेस्ट है तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको ये बीमारी डेंजरस नहीं हो सकती। अगर आपको बीमारी के साथ में डायरिया हुआ है तो ये बीमारी सीरियस नहीं हो सकती। अगर आपको लेफ्ट आई के अंदर में रेडनेस आई है तो ये बीमारी सीरियस नहीं हो सकती। अगर तीसरे, चौथे, पांचवें दिन में आपको खांसी नहीं आई या बुखार नहीं आया तो आपको कुछ नहीं होने वाला। डर निकला कि नहीं निकला सब लोगों का? किसको होगा? सिर्फ वो 100 में से 2-4 लोग जो तीसरे, चौथे, पांचवें दिन उनको फीवर 101 से ज्यादा आया। रिमेंबर, फीवर 101 से नहीं हो रही तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, या उनका हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराया वो 10 से ज्यादा है, वो लोग खतरे में हैं। और उनको अगर हमने खून पतला करने की दवाई और साथ में उनको हमने स्टेरॉयड दे दिए, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। तो फिर किसको कुछ होने वाला है? जो सेल्फ नेग्लिजेंस करेंगे। अगर आप अपनी बीमारी को सेल्फ नेग्लिजेंस करेंगे तो इसका मतलब है मरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सावधान हो तो कोई मरने वाला नहीं। अगर आप मर रहे हो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सावधानी छूटी है, या आपने 5 दिन तक फीवर को मिस किया है, या 5 दिन तक खांसी को मिस किया है, या 5 दिन तक आपने जो है 6 मिनट वॉक टास्क में SpO2 को मिस किया है। कहीं ना कहीं आपने मिस किया। अब वो लोग जो डे 0 में हैं वो सिर्फ एक काम करें। एक आदमी मेरे पास आया, 60 साल की उम्र है, मुझे दूसरी शादी करनी है। दूसरा आया, 70 साल की उम्र है, बच्चे पैदा करने हैं। तीसरा आया, मुझे हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। चौथा आया, मेरे को वैष्णो देवी जाना है, 12 किलोमीटर चलना है, चल सकूंगा क्या? पांचवा आया, मेरे को अमरनाथ की यात्रा करनी है, कर पाऊंगा कि नहीं? नेक्स्ट आया, मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है, इतने किलोमीटर चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा? कोई आया, मेरे को मैराथन में जाना है, कोई कहता है मेरे को साइकिलिंग में जाना है। सबका एक ही आंसर है कि हफ्ते में एक दिन 6 मिनट वॉक टेस्ट करो, सिर्फ 6 मिनट, ना 5.5 मिनट, ना 6.5 मिनट, 6 मिनट वॉक टेस्ट करो और देखो कि 6 मिनट में आप 500 मीटर चल सकते हो कि नहीं चल सकते। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर चल सकते हो और आपको सांस नहीं फूल रहा, आपको फीवर नहीं आ रहा, आपको खांसी नहीं आ रही, आपको बोलने में तकलीफ नहीं हो रही, तो ये सब काम आप कर सकते हो। और अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकते तो आप अनफिट हो, और अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको दिक्कतें होंगी। और अगर आप 200 और 500 मीटर के बीच में हो तो डॉक्टर को बोलो मुझे फिट करो, फिट करो, फिट करवा लो अपने आप को। बहुत टाइम है आपके पास में, अभी तक फिट करा लेना चाहिए था आपको। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट हर आदमी घर में करेगा। सिर्फ आपको 1000 रुपए का SpO2 मॉनिटर खरीदना है, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं चाहिए। 6 मिनट में हाउ मच डू यू वॉक कंफर्टेबली? इफ यू कैन वॉक 500 meters you have absolutely no problem with corona. You have no problem with corona. And अगर आप पेट के बल सोना चालू करो तो खराटे भी चली जाएंगी, कोरोना के कारण से आपके लंग्स भी खुल जाएंगे। सो इफ यू स्टार्ट स्लीपिंग इन योर एब्डोमेन, स्टार्ट डूइंग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, हमेशा के लिए अच्छा होगा। वो तो हमेशा के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट, आप सब लोग घूमने जाते हो सब जगह पे,
कभी क्रूज पे जाते हैं, कभी कहाँ जाते हो, कभी कहाँ जाते हो। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, इनफ स्टडीज आर अवेलेबल कि अगर आप मास्क पहनते हो तो आपको बीमारी अगर हुई तो हल्की होगी। सो लिव ए नॉर्मल लाइफ विद प्रॉपर एफिशिएंट मास्किंग। 90% लोगों को जो बीमारी हो रही है बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू चूज ए गुड मास्क। हाउ टू चूज ए गुड मास्क इज वेयर द प्रॉब्लम इज। हमें मालूम ही नहीं मास्क क्या होता है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा मन्नत जी को मालूम होना चाहिए मास्क कैसे होता है। पूछते हैं मन्नत जी से, ये तो मन्नत मांगती है ना कि हे भगवान मुझे मन्नत दो कि मुझे मास्क दे दो। तो मन्नत जी मास्क कैसा होना चाहिए? मैं तो N95 को सर यस, सबसे बढ़िया तो मानती हूँ। N95 आप दिन भर पहन नहीं सकते, घुटन नहीं होगी, पहन हर बार सकते पहन नहीं सर। सकते सो हैं। इसलिए सर दिन भर बाहर भी नहीं जाती इसलिए। हाँ, इसलिए बाहर नहीं जाती। ये तो कहती है मैं तो N95 लेके घर बैठूंगी, बाहर निकलूंगी ही नहीं। कि बाहर निकल के N95 और दिन भर पहन ही नहीं सकते। नहीं पहन सकते सर, बिल्कुल नहीं पहन सकते जी। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें? सर आप बताइए सर। पूछ रहा हूँ मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आके हम गलतियां करते हैं। सी, जी सर। मोदी जी ने कहा सब लोग दुपट्टा पहन लो। वो गरीब आदमी के लिए था कि जिसके पास कुछ नहीं है वो दुपट्टा पहन लो। आप लोग तो लिपस्टिक ही हजारों रुपए की खरीदती हो। तो फिर मास्क में भी अगर आप लोग जो है वही अपना पल्लू बांधोगे तो बात नहीं बनेगी ना। सो व्हाट इज मास्क? मास्क हैज टू हैव 3 लेयर्स। आउटर लेयर हैज टू बी वाटर रेपेलेंट। कैसे पता लगेगा वाटर रेपेलेंट है? आउटर लेयर हैज टू बी वाटर रेपेलेंट। तो उसके अंदर में आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये लगा लिया। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी से अगर मैं प्रेशर से यहाँ पे पानी डालूं तो वो पानी मेरे होठों को टच नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरा ये कपड़ा उस पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्प्लैश रेजिस्टेंस। स्प्लैश मीन्स वाटर स्प्लैश, रेजिस्टेंस मीन्स ये स्प्लैश वाटर को मेरे होठों को टच नहीं करने दे रहा। तो अगर ये स्प्लैश निकल के मेरे होठों में चला गया तो वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं हुआ। रुमाल से तो हो जाएगा, वो रुमाल में करके देख लो। रुमाल लगाओगे बारिश आएगी तो रुमाल पूरा गीला हो जाएगा। यहाँ पे बाहर गीला होगा, अंदर गीला नहीं होगा। सो मास्क कौन सा होना चाहिए? जिसका स्प्लैश रेजिस्टेंस 120 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा हो। दैट्स अ नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर। जितना मेरा ब्लड प्रेशर है उसके हिसाब से 120 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है मास्क ब्रीदेबल होना चाहिए। उसको बोलते हैं पास्कल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो 50 से कम होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि मेरा मास्क ब्रीदेबल है, हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही, जो गैस है वो पास हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि बाहर से कोई स्मेल आ रही है वो पास हो रही है कि नहीं हो रही। ये 2 क्राइटेरिया है सिंपल, कि मेरी ब्रीदेबिलिटी कितनी है और फिर मेरी एफिशिएंसी कितनी है फिल्ट्रेशन की। वो कॉटन की 17% है, गॉज की 3% है, N95 की 95% है, सर्जिकल मास्क की 85% है। और हम लोग बाजार से खरीदते हैं, खरीद ला, हमने कभी पूछा ही नहीं भाई फ्लैश रेजिस्टेंस कितना है। फिर क्या होता है, हम लोग कहते हैं हमने तो मास्क पहना था तो हमको कैसे बीमारी हो गई। सो प्रॉपर मास्किंग अगर आप पहनते हो, इफ यू वियर ए प्रॉपर मास्क, forget about live a normal life. Live a normal life with proper masking. Proper masking के साथ में live a normal life, near normal life. डर को निकालो, हो गया तो हो गया, उसके बावजूद भी so what? मास्क लगा के भी हुआ तो हल्का सा होगा ना, तो हो गया so what? ठीक हो जाएंगे, पिंड छूटा बीमारी के साथ में। सो वाई आर वी वरिंग कि वो मैडम कह रही है मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो फिर आप एक काम करो ना, घर वो 14 साल का वनवास ले लो राम जी वाला। दशहरा आ रहा है, बोलो 14 साल के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। ये बीमारी तो 14 साल तक जाने वाली नहीं है। सो लिव ए नॉर्मल लाइफ विद मास्किंग इज माय बेसिक कमेंट। लिव ए नॉर्मल लाइफ विद मास्किंग। नाउ I am going to end before I ask question answers. I want to spend more question answers. कि घर में जब कोई आता है तो आप क्या बोलते हो? अतिथि देवो भवा,
तो पहले अतिथि के, किसी को आती है पूजा? कोई है जो घर में पूजा करता है? एनीबडी जिसको पूजा के सारे स्टेप्स मालूम है? छठोपचार पूजा, तो 16 स्टेप्स होते हैं पूजा के। बहुत सारे लोग होने चाहिए सर यहाँ पे। बताइए, मुझे तो बताइए, कहीं पर भी किसी की सासू माँ, दादी माँ कोई हो? सर मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले स्नान कराते हैं उनको। नहीं नहीं, स्नान पहले करा देंगे? अतिथि को पहले स्नान करा दोगे? आप क्या कमाल कर रही हो? नहीं, सबसे पहले उनका जो पुराना सामान है वो उतारते सबसे पहले उनको, और अरे प्राण उससे प्रतिष्ठा पहले, करते हैं। उससे प्राण पहले क्या है? प्रतिष्ठा, उस प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सर प्राण पहले तो। प्रतिष्ठा कैसे कर देंगे उसको अंदर में? पहले, सबसे पहले पहले क्या से करें? होती तो सबसे। आवमंड वगैरह, इस आवमंड वगैरह को हटा दो, आवमंड आसन सब हटा दो। सबसे अच्छा पहले जी, पैर धुलवाते हैं। पैर धुलवाते हैं जी। सबसे पहले पैर धुलवाते हैं। जी सबसे जी पहले कृष्ण ने सुदामा के पैर जी धुलवाए थे, जी तो जी। सबसे पहले पैर धुलवाते हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे घर में पहले बोलोगे पैर। जूते उतारो बाहर, या फिर शू कवर पहन लो। हो गई पूजा उसकी। दूसरा हम करवाते थे, उसके हाथ धुलवाते थे। अब हमारे यहाँ पे क्या करेंगे? ये ले सैनिटाइजर, हाथ धो ले। हो गई। तीसरा हम क्या कराते थे उसको, कि पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन के स्नान कर लो। उससे पहले क्या करते थे? स्नान करने से पहले, स्नान तो यहाँ हो नहीं सकता, तो हम क्या कराते थे उसको, कि कहते थे ना, घर बाहर से आए हो, धूल लगी होगी, मुंह हाथ धो लो। मुंह हाथ बोलते थे ना हमेशा, मुंह हाथ धो लो। तो उसके बाद मुंह धुलवाते थे। कैसे धुलवाओगे मुंह? उसको बोलोगे ये ले पोविडॉन आयोडीन 10 ml गार्गल कर और अंदर चल। सो पोविडॉन आयोडीन का गार्गल करा के अंदर बुला लो उसका, मुंह धुला दिया आपने उसका। मैं तो सारा आपको नए जमाने की एग्जांपल बता रहा हूँ, पुराने रिचुअल का। उसके बाद में आप क्या करते थे? उसको मिष्ठान खिलाते थे। मिष्ठान आता है उसमें, पांचों, आप उसके पांचों के पांचों सेंसरी जो है उसको चेक करते थे। तो मिष्ठान खिलाया, तो उसने बोला मिष्ठान खिलाया, बोले क्या खिला दिया कड़वी सी चीज? बोले बाहर जा, तो कोरोना पॉजिटिव है। क्योंकि कोरोना आदमी का सबसे पहले मीठा कड़वा लगेगा उसको। जैसे ही आपने उसको मीठा खिलाया, उसने बोला कि मेरे को तो मीठे का स्वाद ही नहीं आ रहा, कड़वा क्यों खिला रही हो? बोले नमस्ते, चलो भाई तुम्हारे को कोरोना हो गया, मेरे घर में मत आओ। उसको लगा कि क्या मेरी सेवा हो रही है। फिर आप उसके बारे में इत्र फेंको, चेक करो स्मेल है कि नहीं है। वो कहता है अरे इत्र की तो स्मेल ही नहीं आ रही, कोई अच्छा वाला दे। बोले बाहर जा, तेरा लॉस ऑफ स्मेल है, तेरे को कोरोना हो गया है। और अगर उसका इत्र से भी वो आ रहा है, फिर आप क्या बोलोगे? नमस्ते। जब आप उसको नमस्ते करोगे तो क्या होगा? जब आपने बोला नमस्ते तो सर नीचे किया, जैसे ही सर नीचे किया आपका वायरस, उसका वायरस मेरे ऊपर से निकल गया, मेरे को नहीं हुआ। तो नमस्ते करने के बाद में आपने उसको अच्छा सा मास्क दिया, ये मास्क पहन लो। ये मास्क पहनने के बाद में आपने उसको अपने कमरे में बुलाया, बोले कि आप तो मेरे से बड़े हो, अतिथि हो, आप ऊंचे आसन पे बैठो, मैं तो आपके नीचे बैठता हूँ। जैसे ही वो ऊंचे पे बैठा, अब नीचे से बैठा, फेस टू फेस ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ट्रांसमिशन 0 है। 15 मिनट के बाद बोले अच्छा चलोगे क्या? 15 मिनट के बाद क्या बोलोगे आप उसको? अच्छा हो गया काम, चलो थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट से कम की मीटिंग हुई, ट्रांसमिशन इज 0। तो अगर आप किसी से मीटिंग करते भी हो और अगर आप पुराने जमाने के तथ्यों को लेके चलते हो, तो बीमारी होने का चांस ही नहीं है। फिर डर काहे का है? हाँ, घर में बैठ के 1 घंटा गप्पे मारोगे तो बीमारी हो सकती है। वो सारा काम जो है फोन पे करो, उसको बोला गप्पे फोन पे मारेंगे। जब कोई आदमी आपके घर आ रहा है और वो कार में है, तो उस टाइम पे चैट करो। घर में आए 15 मिनट में बोलो चाय पियो और जाओ। ये तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप ऐसा करोगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। सो आई विल हैंड इट ओवर टू वानी जी टू टेक क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं भी पूछूंगी और कुछ मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। आई वुड लाइक क्वेश्चंस जो सारे लोगों के मन में हाँ जी, डाउट्स है, नॉट हाँ कॉमन जी, हाँ जी, क्वेश्चंस। बिल्कुल वो कपड़े चैट कैसे बॉक्स धोए, में। आलू कैसे धोए, मुझे ये सब सवाल नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हाँ, तो एक एक रेलेवेंट क्वेश्चन है सर कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं उनको भी क्या खतरा होता है? किसी ने अपनी आंट का एग्जाम्पल कोट किया है कि एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद 10-12 दिन के बाद उनका SpO2 ड्रॉप करने लगा। वो ये सिम्टोमेटिक नहीं थे, वो प्री सिम्टोमेटिक थे। ओके। प्री सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि टेस्ट पॉजिटिव आने के कितने दिन के बाद में सिम्टम्स आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है वो जो एसिम्टोमेटिक मानते हैं, उन्हें पता नहीं सिम्टम्स क्या होते हैं। वो कहता है कि मेरे पैरों में घुटनों के नीचे दर्द हो रहा है, मैं तो एसिम्टोमेटिक हूँ, वो सिम्टम है। कोई कहता है कि हल्का सा मेरे को कान में दर्द हुआ था, वो सिम्टम था। कोई कहता है मेरे को तो 2 घंटे के लिए बुखार आया था, वो सिम्टम था। सो यूजुअली सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिम्टम्स नहीं आते।
80 में से जो हम कहते हैं 60 ऐसे होते हैं या तो वो सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते या फिर वो सिम्टम्स को मिस कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं उन सिम्टम्स को। तो सिम्टम्स तो सबको आते हैं। कोई आदमी क्या कहेगा, वो तो मैंने केला खाया था इसलिए मेरे को एक उल्टी आ गई। ज्यादातर 90% लोग क्या बोलेंगे, वो तो बारिश आई थी इसलिए मेरे को 2 घंटे के लिए बुखार आ गया। अरे बारिश से बुखार थोड़ी आता है। वो आदमी कहीं ना कहीं पे अपने आप को नेगेटिव करने की कोशिश करेगा कि मेरे को कोई सिम्टम नहीं है। बोले हेडेक, वो तो कहता है बीवी ने डांट दिया था इसलिए हेडेक हो गया। तो वो जो सिम्टम्स हैं इसके, ये रिमेंबर, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ 2 घंटे भी रह सकते हैं और उसके बाद में मेजर सिम्टम 7 दिन के बाद आएगा। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है सर कि कोई भी अगर बॉडी एक माइल्ड फीवर भी हो तो अपना टेस्ट करा लेना चाहिए? नहीं, आज की डेट में फॉर्मूला समझ लो। अगर आपका हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट मींस आप किसी से 15 मिनट से ज्यादा मिले थे, 48 घंटे में मिले थे, लास्ट 48 घंटे में मिले थे और उसका कोरोना पॉजिटिव था और आप उसके 6 फीट के दायरे में थे, उस सिचुएशन में अगर आपको नेक्स्ट 5 और 7 दिन के आसपास 48 आवर्स के बाद में कोई भी सिम्टम आता है, कोई भी अनयूजुअल चीज होती है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ये कोरोना हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट बिगड़ गया या स्मेल चली गई या लेफ्ट आई रेड हो गई तो ये पक्का कोरोना है। अपने आप को इमीडिएटली आइसोलेट कर लो, चाहे टेस्ट नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। अगर आपको बुखार, लूज मोशन, खांसी, गले में खराश या ब्रेथलेसनेस, 5 में से 2 सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट कर लो, ये कोरोना लगता है। अगर इनमें से एक सिम्टम हो, इसके अलावा आपको 2 और ऐसे सिम्टम हो जैसे हेडेक, कान में दर्द, नौशिया, वॉमिटिंग या पेट में दर्द आपको हो रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट में दर्द हो रहा है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी आ रही है, घुटनों के नीचे दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस हो रही है, आपको लग रहा है आई एम एग्जॉस्टेड, तो ये कोरोना हो सकता है। एक घर में अगर 5 लोगों को कोरोना है तो 5 के सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 5 को सेम सिम्टम आएंगे। यू मे फाइंड एक को सिर्फ हेडेक हो रहा है, एक को सिर्फ लूज मोशन हुआ है, एक को जो है फीवर आ गया है और एक का स्मेल चला गया है। 5 के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं मान लीजिए तो फिर आप फ्लो की पिकनिक कर सकते हैं। मान लीजिए वानी जी को पॉजिटिव आ गया, आना नहीं चाहिए, आ गया तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या करेंगी, फ्लो पे फोन करेंगी, भाई किस किस को पॉजिटिव है मेरे घर में आ जाओ, 9 दिन के लिए छुट्टी मनाएंगे। तो सारे पॉजिटिव लोग एक फ्लोर पे रह के 9 दिन काट सकते हैं, वनवास में नहीं जाना 1 दिन के अंदर में। तो सारे पॉजिटिव लोग इकट्ठे रह सकते हैं 9 दिन के लिए मास्क पहन के। सर कहीं मैंने ये भी सुना था कि अगर सारे पॉजिटिव हो तो फिर भी उनको डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, वायरल लोड पे असर मास्क पहनना चाहिए। ठीक है सर, इसका कोविड का कोई परमानेंट इफेक्ट भी है बॉडी पे, लंग्स पे? ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए आज की डेट में मैंने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर, पहले 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप कोरोना को पकड़ के उसका इलाज कर दो, निमोनिया होने ही मत दो या पहले पकड़ लो, तो फिर बिगड़ा हुआ निमोनिया मत होने दो। अगर बिगड़ा हुआ निमोनिया होगा तो फाइब्रोसिस होगी ना, क्यों नहीं होगी? घर में आग लगाओगे फिर आप बोलते हो कि आग का निशान भी ना पड़े लकड़ी के ऊपर में, वो कैसे होगा? तो हम तो यही कह रहे हैं ना, अर्ली डायग्नोसिस। और अगर अगर आप सी व्हाट इज दिस, ये आग ही तो लगा रहा है मेरे शरीर में, इन्फ्लेमेशन ही तो कर रहा है। सो मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं होगा अनलेस यू आर वॉचिंग माई वीडियोस। एक घर में अंगीठी है, आपने अपने कमरे को सेंट्रली वार्म करना है, तो कहीं ना कहीं तो अंगीठी लगी होगी। बिना अंगीठी के तो वार्म नहीं हो सकता, या गर्म हवा आ रही होगी, कहीं से तो गर्म हवा प्रोड्यूस हो रही होगी। वहां आपने एक मशीन लगा रखी होगी कि टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो बंद कर दे, ज्यादा आ जाएगा तो चला दे। ऐसा ही मेरे शरीर में एक अंगीठी है जिसे बोलते हैं थर्मोस्टैट, हाइपोथैलेमस में, जिसका काम है 98.4 डिग्री टेम्परेचर में रखना। यानी कि मेरे शरीर के अंदर में गर्मी भी प्रोड्यूस होती है, गर्मी कम भी होती है, गर्मी ज्यादा भी होती है।
यानी कि मेरे शरीर में एक भट्टी है। अब भट्टी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल भट्टी, एक गर्म भट्टी और एक भड़की हुई आग। अगर आपकी भट्टी गर्म हो जाए ज्यादा लेकिन आग नहीं निकले, उसे बोलते हैं लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, कि मेरे शरीर की भट्टी ज्यादा है लेकिन आग नहीं निकली। इसका क्राइटेरिया है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, 1 से कम होना चाहिए। अगर आपका CRP 1 से 3 है, इसका मतलब है योर बॉडी इज इन फायर, लेकिन आग नहीं लगी, गर्म है आग नहीं लगी। ऐसे लोग क्या कहते हैं, हल्का सा मेरे को फीवरिश लगता है, नापने में नहीं आता, नॉर्मली कहते हैं। वो कहते हैं उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, उनके बाल जल्दी निकल जाते हैं। मेरे निकले हुए हैं, मेरा क्लासिकल केस है कि मेरी भट्टी गर्म रही होगी किसी जमाने में उसके साथ में। और इस सिचुएशन के अंदर में क्या होगा, अगर आपका CRP 1 और 3 के बीच में है, आपकी आग गर्म है, ऐसे के अंदर में इन लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आके जम जाता है भट्टी गर्म है तो। जब आप ये जो बनाते हो, क्या कहते हैं, जब आप तंदूरी रोटी बनाते हो, आग में नहीं बनाते, भट्टी गर्म में बनाते हो। गरम गरम भट्टी के अंदर में कोने में आप आटा लगा देते हो तो रोटी बन जाती है, जलाते नहीं हो उसको। वैसे ही समझ लो कि मेरा जो तंदूरी रोटी का मामला है वो LDL है, और वो भट्टी गर्म है, चिपक जाती है, ब्लॉकेजेस हो गए। मेरे शरीर में जिनकी भट्टी गर्म है, उनमें अगर आग लगानी हो तो जल्दी उगेगी। तो उसी तरीके से अगर मेरा बेसलाइन CRP 1 और 3 के बीच में है, अब ये वायरस ने आके तिगली लगा दी तो मेरा CRP 10 से ज्यादा अचानक हो जाएगा। और जब मेरा CRP 10 से ज्यादा हो जाएगा तो इमीडिएटली मेरे शरीर में निमोनिया लंग में जगह जगह जाके आग लगा देगा। और अगर वो लंग्स में आग लगा देगा तो क्या होगा, आग लगाने पे राख बनेगी। भाई आग लगाओगे तो राख बनेगी, टिश्यू डैमेज होगा। राख बनेगी तो कहाँ जाएगी, वो ब्लड वेसल के अंदर में। तो ब्लड वेसल के अंदर में पहले से ही आग के साथ में फिब्रिनोज जम ज्यादा है, खून को गाढ़ा कर देगी, जगह जगह मलबा फंस जाएगा, उसे क्लॉट बोलते हैं। तो जैसे ही मेरे निमोनिया के अंदर में क्लॉट्स आ गए कि आग भी लग गई, मलबा भी आ गया, मलबा बाहर नहीं निकल रहा, तो मेरे को हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया। मेरी ऑक्सीजन कम हो गई लेकिन मेरी जो उदान वायु है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो प्रिजर्व्ड है। और जब वो मेरे क्लॉट जम जाएंगे तो फाइब्रोसिस होगी कि नहीं होगी। तो क्यों होने देते हो इसको। तो अगर पहले ही पकड़ लो 5 दिन के अंदर अंदर, खून पतला कर दो और आग को बुझा दो तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप इसी का इंतजार, लोग ज्यादातर लोग गलतियां क्या कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो टाइफाइड हुआ था, वो तो जी डेंगू हुआ था। अरे टाइफाइड का टेस्ट क्यों करा रहे हो, टाइफाइड का टेस्ट तो कोरोना में वैसे ही पॉजिटिव आ जाता है। तो लोगों ने क्या किया कि पहले दिन जाके टाइफाइड का टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गया, था वो कोरोना। 5 दिन तक टाइफाइड का इलाज करते रहे, आग अंदर जलती रही, और जब राख बन गई तब भाग रहे हैं इधर उधर, जी मेरा तो ऑक्सीजन कम हो गया, मैं क्या करूं। भाई अब क्या करोगे, अब तो कोशिश ही कर सकते हैं। और फिर एक अस्पताल है वहां पे, क्या कहते हैं, किसी का मुझे फोन आया, मेरे बेटे के दोस्त की माँ का, कि मेरे बेटे का उसका फोन आया कि चक्कर आ गए उनको, तो अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोल रहे हैं कि ओवरनाइट का 4 लाख रुपए का बेड खाली है। तो भरो फिर ये हालत आ जाएगी, आपको 4-4 लाख रुपए के बेड लेने पड़ेंगे अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे। ये पक्का है, अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, प्रिकॉशन लोगे तो। लेकिन अगर आपको आदत है सड़क के ऊपर में चलने की, बीच चलने की, ना इधर देखना ना उधर देखना, फिर तो लफड़ा होगा ना, फिर तो एक्सीडेंट होगा। सो विद प्रिकॉशंस यू कैन अवॉइड, यू कैन प्रिजर्व, यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ। ये आपको आना चाहिए। I और think, अपने sir, आप पे वाणी को पकड़ो, वाणी को पकड़ो कि रोज पढ़ाए आपको कैसे बचाना, कैसे नहीं बचाना। वाणी का काम है। अब वाणी अगर बोले कि मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो ये तो नई फील्ड है ना। हम लोग भी जीरो थे इसके टाइम पे, जब ये वायरस आया था ये भी जीरो थी। अब ये भी अपना सीखे, लोगों को सिखाएं। गायनी छोड़ के कोरोना प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ महीनों के लिए। सर कोरोना प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है बिकॉज प्रेग्नेंट लेडीज भी आ रही हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। होंगी, एंड 100% होंगी। प्रेगनेंसी में तो बीमारी हमेशा एसिम्प्टोमेटिक होगी। रिमेंबर, अगर आपके यहाँ सेक्स हार्मोन्स हैं
तो आपकी बीमारी एसिम्टोमेटिक होगी। 50% ऑफ द विमेन विल डेवलप कोरोना एट द एंटीबॉडीज और एंटीजन एसिम्टोमेटिक। टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर सर, कि हमें इसको ना फेस करना है। हेड्स अप, लोग छुपने की कोशिश करते हैं, टेस्ट नहीं कराना चाहते। आई थिंक दैट इज नॉट द आंसर। यू हैव रियली सेड इट ऑल, कि इसको आप सामना करिए इसका, एंड देन टेक द राइट प्रिकॉशंस एट द राइट टाइम। किसी ने साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में पूछा है, तो आपने आई थिंक जो एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेन। जब ये वायरस मेरे शरीर में घुसता है तो ये सबसे पहले मेरी सेल में घुसेगा, वहां से पुलिस आएगी, वो इसको मार देगी। उसे बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस वो इसको मार देंगे। थोड़ा सा वायरस ज्यादा होगा तो मेरी सेल प्रोड्यूस करेंगी इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन 1। वो प्रोड्यूस करेगा गामा इंटरफेरॉन और वायरस को मार देंगे। अगर ये वायरस और ज़्यादा है, मेरी इम्यूनिटी कम है, तो गामा इंटरफेरॉन मेरे यहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, वो याद रखो कैसे, क्योंकि हल्दी में होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को प्रोड्यूस करेंगे जो फीवर करेगा। और हल्दी उसको टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को ख़त्म करती है। इसलिए हम कहते हैं हल्दी खाने वालों को जोड़ों में दर्द नहीं होता, बुखार कम हो जाता है, उनकी जो इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाती है। तो हल्दी के अंदर में टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को रिमूव करने की पावर्स होती हैं। जितनी भी दवाइयाँ हड्डियों में, हड्डियों की बीमारी में दी जाती हैं, सारी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको एक आध लूज मोशन होगा, एक आध दर्द होगा, फीवर होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, इंटरफेरॉन नहीं बनेगा। अगर इंटरफेरॉन नहीं बना तो इसलिए लोग क्या कह रहे हैं कि इंटरफेरॉन बनाने के लिए लोग कह रहे हैं कि पहले से ही फ्लू का वैक्सीन ले लो, निमोनिया का वैक्सीन ले लो, बीसीजी का वैक्सीन ले लो, एमएमआर का वैक्सीन ले लो। वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इंटरफेरॉन 1 बना के रखें किसी दूसरी बीमारी से, ताकि हमारे को गामा इंटरफेरॉन जब इसका वायरस आए तो बन जाए और हमारा बीमारी सीरियस ना हो। जो लोगों के शरीर में इम्यूनिटी कम है, मोटे लोग हैं या इम्यूनिटी कम है, गामा इंटरफेरॉन नहीं बन रहा क्योंकि इंटरफेरॉन 1 नहीं बन रहा और पहले से इंटरफेरॉन नहीं है, तो वो वायरस मेरे शरीर में जाके मैक्रोफेजेस और वो वायरस मेरे शरीर में घुस के इंटरल्यूकिन्स पैदा करेगा। इंटरल्यूकिन्स पैदा करेगा। इंटरल्यूकिन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत प्रकार के होते हैं। इंटरल्यूकिन 6 डेंजरस है, 1B 6 डेंजरस है, 18 डेंजरस है। ये मेरे शरीर में जो इंटरल्यूकिन्स आएंगे, दे आर सुसाइडल बॉम्बर्स। वो क्या करेंगे, सामने चोर होगा तो मारेंगे, अगर चोर नहीं मिला तो अपने आप को मार लेंगे। तो देयर जॉब इज कि दे आर लाइक सुसाइडल बॉम्बर्स। सो इंटरल्यूकिन 6 आएंगे, जगह जगह पे जहां जहां चोर है मार देंगे, और अगर उनको गलत फायर कर दिया, वह चोर नहीं दिखाई दिया तो वहां भी मार देंगे। उसे साइटोकाइन क्राइसिस बोलते हैं। साइटोकाइन क्राइसिस का मतलब है इतने सारे सुसाइडल बॉम्बर्स आ गए कि उन्होंने अपने को मारने के बदले उन्होंने अपने आप के साथ साथ उन्होंने ऐसा बॉम्ब छोड़ा कि दुश्मनों के साथ साथ आर्मी को भी उड़ा दो, कि घर के अंदर में 4 आर्मी के हैं, 4 टेररिस्ट हैं, 8 के 8 को मार दो। उसे साइटोकाइन क्राइसिस बोलते हैं। इंटरल्यूकिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम बोलते हैं आ ई ऊ ए आउच, जब भी शरीर में दर्द होता है तो इंटरल्यूकिन पैदा होता है, इंटरल्यूकिन 2, और वो मेरे शरीर में जो आवाज निकलती है वोवल, जितने भी गाने होते हैं जिसमें ये इंटरल्यूकिन 2 पैदा करता है। सो इंटरल्यूकिन 2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर इन माय बॉडी। ये पेन को दर्शाता है। लेकिन यही इंटरल्यूकिन्स, उसके भाई बहन 1 and 18 and 1B, अगर वो बढ़ जाएं तो मेरे शरीर को ही मार देते हैं। उसे साइटोकाइन क्राइसिस बोलते हैं। साइटोकाइन क्राइसिस का मतलब है कि मेरे शरीर में इतनी ज्यादा आग लगी है, भड़के, जब आग भड़कती है उसे क्राइसिस बोलते हैं। कि उस वक्त में कहते हैं ना कि घर में आग लग गई तो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, उसे साइटोकाइन क्राइसिस बोलते हैं। जब आप बोलते हैं आगे जाके आग सेकेंगे, वो क्राइसिस में नहीं हुआ। जब आप कहते हो पीछे हट जाओ आग से, दैट इज क्राइसिस। दोनों आग है।
एक आग को आप सेकते हो, आगे जाते हो, मजा लेते हो, दूसरी से पीछे हटते हो, तो वो भड़कती हुई आग को हम बोलते हैं हाइपर इम्यून स्टेटस एंड दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन क्राइसिस। उसके लिए फिर हम आग के ऊपर में हम बुझाते हैं स्टेरॉइड्स के साथ में। तो हम एकदम से उसको बुझाने की कोशिश करते हैं स्टेरॉइड्स के साथ में, ताकि आग कम हो जाए या बंद हो जाए। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। Yes, sir. And do you think then these vaccines for like pneumococcal vaccine और ये BCG ये लेना चाहिए? मैंने ये भी नहीं कहा, सवाल आ रहा है मैंने ये बार बार। बोला है, मैंने ये बोला है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उसके अंदर में some people says it is between the doctor and the patient, then flu vaccine, pneumonia vaccine, BCG vaccine and MMR vaccine, yes, may benefit, will not harm. Like and in may pregnant benefit. ladies in the third trimester हम लोग इन्फ्यूवैक देते हैं, निमोनिया वैक्सीन। वो तो देना ही है हमारे को, बट आज की डेट में आप, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक फ्लू वैक्सीन। राइट सर, राइट। और सर ये जो यू नो एक सब वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी कोरोना वायरस की, तो ये सवाल इतना आ रहा है कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो क्या होगा? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वैक्सीन क्या होता है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। वैक्सीन में हमें समझना पड़ेगा वायरस क्या है। सो एक वायरस है, उसकी बॉडी है, उसे आरएनए बोलते हैं। उसकी बॉडी की स्किन है, उसको न्यूक्लियर कैप्सिड बोलते हैं। उसने बनियान पहची हुई है, उसे बनियान को बोलते हैं मेम्ब्रेन। फिर उसने एक जैकेट शर्ट पहनी हुई है, उसे बोलते हैं एनवेलप। उसमें बटन लगे हुए हैं, उसे स्पाइक बोलते हैं। ये जब दूसरे की बॉडी में जाता है, अपने बटन को उसके बटन में टकरा देता है और अंदर घुस जाता है। कहते हैं ना बटन पकड़ के आप खींच लेते हो किसी को, तो ये उस तरीके से शरीर के अंदर में घुस जाता है। इसके बटन के अंदर में दो चीजें होती हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBM, जो कि पकड़ता है अंदर को घुसने के लिए, और एक FP फ्यूजन प्रोटीन, जो कि फ्यूजन में आपस में मिलनसार में मिलनी करते हैं वो। तो सबसे पहले जब ये वायरस मेरी बॉडी में घुसता है, तो आप उसको पकड़ के अंदर लाते हो। जैसे घर में मिलनी होती है ना, शादी में आपने पकड़ के बुलाया और उसके बाद में आप गले मिलते हो। जैसे ही आप गले मिले तो फ्यूजन हो गया सेल का। गले मिलने के बाद में क्या करते हो, उसको पकड़ के अंदर ले आते हो अपने घर में। तो उसी तरीके से वायरस गले मिलने के बाद में फ्यूजन प्रोटीन के बाद में मेरे अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद में एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है RDRP। उसके बाद में इस वायरस की फोटोकॉपियर मशीन एक्टिवेट हो जाती है, प्रूफ रीडिंग मशीन एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो वायरस की डुप्लीकेट कॉपियां बनाना चालू हो जाती है। सो इस वायरस के अंदर में एक प्रोटीन होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है NSP नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब देखिए, ये सारी चीजें बताने के बाद में आज आप देख रहे हैं कि 150 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? बार बार सवाल आता है ना, सारे मिलके वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते एक ही वैक्सीन? द आंसर इज, कोई आदमी क्या कर रहा है, वायरस को मार के मरे हुए वायरस को वैक्सीन बना रहा है। कोई वायरस को क्या करते हैं, सांप का जहर निकाल दिया, उस सांप का, यानी कि मेरे वायरस का जहर निकाल दिया और उस वायरस का वैक्सीन बना रहे हैं। उसे एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। पहले वाले का इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे वायरस के बटन के साथ में इसके बटन लगा दिए, उसे एडिनो वायरस वैक्सीन बोल रहे हैं। एडिनो वायरस के अंदर कुछ लोग चिंपैंजी वायरस को ले रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड का आ गया। कुछ लोग गोरिल्ला के वायरस को ले रहे हैं। कुछ लोग ह्यूमन वायरस का एडिनो वायरस 5 को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ 26 का इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन 26 का इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने 5 और 26 के 2 बनाए। चाइना ने 5 को अलग बनाया, 26 का अलग बनाया। लोगों ने अलग अलग बना लिए। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि हमें क्या लेना है, सिर्फ mRNA निकाल लो, आदमी का RNA, उसका डुप्लीकेट बना दो, मैसेंजर RNA। बटोरना कहता है मैं इस पे काम करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि RNA को छोड़ दो, पूरे कपड़ों को इस्तेमाल कर लो, जिसे बोलते हैं वायरस लाइक पार्टिकल, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन में हम क्यों वायरस को लो, हम तो वायरस के हिस्सों को, हम तो सांप की मुंडी, उससे डराएंगे लोगों को। अपनी बॉडी के अंदर में सांप की मुंडी काट के उसे स्पाइक बोलते हैं। तो लोग स्पाइक को ले लिया। मुंडी के अंदर में बोलते हैं कि क्या ले, एक आंख ले, दूसरी आंख ले, कौन सी ले? तो स्पाइक के वेरियस हिस्से आ गए। कोई लोग RBM ले रहे हैं, कोई FP ले रहे हैं, कोई टिप ले रहे हैं, कोई 17 प्रोटीन ले रहा है, कोई 13 प्रोटीन ले रहा है। तो इस प्रकार से आपने मेरे बॉडी में कुछ चीज घुसानी है उस वायरस की, क्या घुसाऊं, उस पर एक वैक्सीन बन रहा है। अब कौन सा वैक्सीन काम करेगा पता नहीं। तो हर कंपनी, हर कंट्री जो है वो कह रही है, जैसे इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम तो वैक्सीन को मार के सिंपल इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास रिसर्च की फैसिलिटीज नहीं है। सबसे सिंपल है, वायरस को मारो,
फॉर्मुलिन में डालो या अल्कोहल में डालो, वायरस मर गया, वैक्सीन बन गया। और उस वैक्सीन के ट्रायल करने चालू कर दो। तो इंडिया वाले ये कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये तो मरा हुआ वैक्सीन है, तो बोले उसके साथ में जो है हम दूसरी कंपनी का कोई एडजुवेंट डाल देंगे, जोड़ी डाल देंगे। कई बार क्या करते हैं आप लोग, जब आपने पिक्चरों में क्या देखते हैं, जब एक किसी टेररिस्ट को किसी के घर में जाना होता है तो वो क्या करता है, उस आदमी को, कोई जान पहचान का आदमी से दोस्ती करता है, उसके साथ अंदर चला जाता है पिस्टल लेके, उसे एडजुवेंट बोलते हैं। ऐसे ही इंडिया की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वाले एडजुवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आदमी मेरे शरीर में जल्दी घुस जाता है उसके साथ साथ इसको भी घुसा दो। जैसे ORS हम देते हैं वो एडजुवेंट है कि मेरा ORS मेरे शरीर के अंदर में ग्लूकोज अंदर जाएगा तो सोडियम साथ साथ चला जाएगा, उसे एडजुवेंट बोलते हैं। अब इतने सारे वैक्सीन बन रहे हैं, कौन सा काम करेगा पता नहीं। ये तो हर टेक्नोलॉजी, और अभी तो वार चालू होगी, असली जो वार आएगी वो वैक्सीन वार आएगी। हर कंपनी बोलेगी मेरा अच्छा है, जब तक वो बोलेंगे मेरा अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, वो बोलेंगे इसका खराब है। जब ये चालू हो जाएगा कि इसका खराब है, तब पता लगेगा कि कौन सा देश एथिकल है, कौन सा देश एथिकल नहीं है। ये वॉर तो आने वाली है। अब लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे अच्छा एक काम करो, 2 कंपनियों का है ना, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अब इसके ऊपर में एथिक्स चल रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा। फिर लोग क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी का, जैसे मान लो एडिनो 5 वायरस का बना है, 2 वैक्सीन लगने, बोले एक कंपनी का यहाँ लगा लो, 28 दिन के बाद में दूसरी कंपनी का लगवा लेते हैं, शायद कोई काम करे। सो आज की डेट में इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वैक्सीन में, द टाइम विल टेल अस। वी डोंट नो एट द मोमेंट अबाउट द वैक्सीन। इस वक्त में एक ही वैक्सीन है, वो है मास्क। I think prevention is better than anything else. आज की डेट में, So we should not lay too much hope on तो vaccine. इतना सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको समझाया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतने सारे वैक्सीन क्यों बन रहे हैं। द रीजन बीइंग, जल्दी बनाने के लिए हर आदमी ने डिवाइड कर लिया है कि मैं मटर छीलूंगा, तू आलू छील, तू गाजर छील, तू घी को गर्म कर, तू आंच लगा। ये सारे कंट्रीज ये कर रहे हैं। बाद में जाके डिसाइड करेंगे किसका अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है। अब ये वैक्सीन बूढ़ों में काम करेगा कि नहीं, बच्चों में काम करेगा कि नहीं, 1 डोज चाहिए कि 2 डोज चाहिए, बूस्टर डोज चाहिए कि नहीं चाहिए, एनुअल डोज चाहिए कि नहीं चाहिए। सारे वायरसेस इस वक्त में 12 वायरस घूम रहे हैं, एक वायरस का बनाऊं कि 12 वायरस का घुमाऊं, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा ना। अब तो म्यूटेशंस हो रहे हैं उसके साथ में। सो ये जो है, ये जो वानी जी यहाँ बैठी हैं, वानी जी आपकी स्पेलिंग क्या है? मेरे को नहीं, मैं वानी VANIE जी, ठीक है ना। अगर मैं ई हटा दूं तो क्या होगा, क्या बोलेंगे आपको? फिर भी वानी बोलेंगे। हाँ, इसे म्यूटेशन बोलते हैं। हाँ, द इफेक्ट हैजंट गॉन, लेकिन मैंने ई हटा दिया, राइट। नाम तो रहेगी तो वही वानी ना। जी बिल्कुल। तो इसे बोलते हैं, जैसे जो लेटेस्ट म्यूटेशन है वो D614 जीन है कि स्पाइक प्रोटीन के 614 नंबर वाले जीन में एक डी के बदले, जिसे एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, उसमें ग्लाइसिन आ गया है जी, और सारी एंटीजेनिसिटी चेंज हो गई उसकी। लेकिन वायरस तो वही रहेगा ना। वो एक सिंगल म्यूटेशन से वो वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है, कम विरुलेंट हो गया है। अब ये जीन्स अगर आएंगे, क्या वो वैक्सीन को अफेक्ट करेंगे? वी डोंट नो। फिर ये वैक्सीन काम करेगा नहीं करेगा, कितने महीने काम करेगा, हमें कुछ नहीं पता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में। डिफिकल्टी ये है कि ये वैक्सीन वायरस के सारे इफेक्ट्स, साइटोकाइन क्राइसिस को बचाएगा कि नहीं बचाएगा, वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर इसने वायरस की बीमारी, अगर आप बोलते हो वायरस बीमारी नहीं पैदा करेगा, फॉरगेट इट। वैक्सीन, हर वैक्सीन के बाद में बीमारी तो होती है, वो बीमारी को इतना माइल्ड बना देता है। आप कहते हैं ना वायरस के बाद बुखार आया, अरे बीमारी तो हो गई, तो बीमारी है। वैक्सीन के बाद में आप कहते हो ना मेरे को दर्द हुआ, लाली हुई, या मेरे को 1 दिन का बुखार आया, वही तो बीमारी है। बीमारी हुई, उतनी ही बीमारी से एंटीबॉडीज बन गई। अब ये बीमारी को तो बचा लेगा, साइटोकाइन क्राइसिस को बचाएगा कि नहीं बचाएगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। वी डोंट नो एज ऑन टुडे। Vaniti, I can I think ask? that was very insightful. Yeah, I was going to now give it over to हमारी जो फ्लो की कुछ लेडीज हैं, उनके बहुत ही रेलेवेंट सवाल हैं, आई थिंक लाइफस्टाइल से रिलेटेड और कुछ खाने पीने से और होलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड। तो मैं मन्नत और श्वेता से कहूंगी कि वो माइक लें और आपसे सवाल पूछें।
जी सर, एक बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि इम्यूनिटी जैसे विटामिन सी, जिंक लेना जरूरी है या वो भी एक मिथ है, ले सकते हैं नहीं ले सकते? हल्दी का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए सर प्लीज। कब? ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर? बिफोर, प्रिवेंटिव, बिफोर टू। प्रिवेंशन। अगर आपके यहाँ पे विटामिन की डेफिशिएंसी है, मिनरल की डेफिशिएंसी है, उसे पूरा करो। तो जितना डाइट में जिंक जाना चाहिए वो जाना चाहिए। अगर नहीं खाते हो तो बाहर से लो। विटामिन सी का मतलब क्या है? सिट्रस फ्रूट्स, संतरा मौसमी नहीं खाते हो तो बाहर से खाओ। आंवला नहीं खाते हो तो बाहर से खाओ। सो नोबडी इज सेइंग एक्स्ट्रा लो। जो डेफिशिएंसीज आपकी हैं उसे पूरा करो। विटामिन डी, अगर आप धूप में नहीं बैठते तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लो। सो व्हाट वी से इज, अगर आप विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं तो बाहर से पूरा करो, नहीं तो डाइट से पूरा करो। जी सर। अब देखो नवरात्रे आएंगे, आप सारे लोग पूजा करोगे, सारे लोग गेहूं का जूस वो बनाओगे, क्या कहते हैं, लटे बनाओगे, व्हीट ग्रास बनाओगे और फिर उसको कान में लगा के फेंक दोगे। अरे उसका जूस पीना है, वो पियोगे नहीं, तो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी ना। आप लोग उसकी पूजा करोगे। पूजा करने का मतलब होता है अंदर आपने अर्पण किया, जो चीज भगवान को अर्पण किया अंदर भी अर्पण करो। भगवान तो अंदर बैठा है, आप बाहर वाले भगवान को अर्पित कर देते हो, खुद लेते नहीं हो। तो फिर आप सप्लीमेंट्स ले आओ। So does steam also help at any point of time? Steam मददगार है वायरस ना, मतलब बचाव के लिए? नहीं, कैसे बचाएगा बताइए ना। स्टीम विल ओनली हेल्प यू अगर आपको नेजल सिक्रीशंस बहुत ज्यादा आते हैं, आपको नेजल कंडीशन है, तो नाक के अंदर में वो सिक्रीशंस को जमना नहीं देगा, तो वायरस वहां आके स्टिक नहीं होगा। अगर आप नेजल हाइजीन करते हो तो स्टीम की जरूरत नहीं है। स्टीम इज अ नेजल हाइजीन, नॉट फॉर द वायरस। अगर आपका नाक का हाइजीन, अगर आप नाक को नहीं नहलाते हो मान लीजिए, तो वो वायरस नाक के अंदर में, जो आपकी नाक है, जो आपके सिक्रीशंस है, वहां आके जम जाएगा, अंदर घुस जाएगा। तो अगर आप नाक को नहलाते हो अच्छे से तो स्टीम की जरूरत नहीं है। तो स्टीम से क्या कर रहे हो? नाक को नहला रहे हो, दिन में 2 बार नहला दो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरी स्टीम से मेरे वायरसेस मर जाएंगे, वो तो फिर उसी टाइम मरेंगे ना जो है, तो बाकी तो नहीं मरेंगे। स्टीम इज गुड, दिन में 2 बार लो, लेकिन याद रखो कि स्टीम इज फॉर नेजल हाइजीन। कि नाक में उस वक्त में जो वायरसेस, जो सिक्रीशंस है उसको निकाल दिया, तो फिर वायरस टिकेंगे ही नहीं वहां पे। Over to you, Shweta. Thank you, Manav Bhabi. Thank you. Good evening, Dr. Sir. May I request our senior advisory member, Mridula Jain Aunty, to come forward and ask a question? Aunty ji, you need to unmute yourself. Yeah. Ji. Is it okay? Now I am audible. Namaskar, Dr. Saab. It has been wonderful listening to you, sir. I attended your earlier flow chapter event also. So I was really impressed. Very practical, sir. Sir, there are 2 questions. One is because I am a senior citizen and I am a working woman. Now, how do we take our life forward? I would like to go to work. I would like to travel. Can I do it? Should I do it? Because these lockdown periods, our kids have been telling us, no, don't go out. So even when we want to go out, we want to go for work, how much precaution? Of course, as you've already very clearly said, sir. I'm asking a simple question. Mask is the medicine, right? I'm asking a simple question. Who stops you? Hello? हाँ जी? आपको कौन रोक रहा है? पहले वो बताओ। रोक रहा है सर, जो एवरीबडी सेज कि एल्डर्स के लिए इट्स वेरी रिस्की गोइंग आउट। वेरी गुड। एल्डर्स की डेफिनेशन क्या है? सीनियर सिटीजन सर। डेफिनेशन क्या है? मोर देन 60 सर। दैट्स नॉट एल्डरली। 60 साल के बाद में तो अमेरिका में इट्स अ टाइम फॉर एज टू गेट मैरिड। सर, आई नो यू वेरी प्रैक्टिकल एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज रियली ग्रेट, बट अगर हम तो जाना चाहते हैं सर, और मेरे ख्याल में अगर मास्क the only remedy, so we just need to take care. So let us say what is the answer. So we need to understand that we need to normalize our life. Yes. So after 60 we should be vaccinated fully. तो सबसे पहले आप चेक करो मेरे निमोनिया के, फ्लू के और हर्पीज ज़ोस्टर के वैक्सीन लग गए कि नहीं लग गए। 3 वैक्सीन है जो लगे होने चाहिए। हर्पीज ज़ोस्टर इज शिंगल्स, जो यहाँ हो जाता है।
एल्डरली में। तो यू शुड बी वैक्सीनेटेड फॉर ईयरली फ्लू, निमोनिया एंड शिंगल्स का वैक्सीन। ये 3 आपके वैक्सीन लग गए, नंबर 1। नंबर 2 है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट यू आर कैरिंग विद यू एंड यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस फॉर वॉशरूम। डर सिर्फ एक है, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाओगे वहाँ वॉशरूम कॉमन होगा। अगर आपने बीमारी की जो जड़ है वो आएगी वॉशरूम में, आपके चैम्बर में नहीं आएगी, कोई नहीं घुसेगा। तो वॉशरूम जहाँ कॉमन वॉशरूम होगा वहाँ बीमारी फैलेगी। तो आप पी सेफ का वो लेके जाओगे, जो स्प्रे होता है, टॉयलेट सीट के ऊपर में स्प्रे करोगे, वॉशरूम में मास्क पहनोगे, और यू विल चेक कि मेरे ऑफिस के वॉशरूम में जो ऊपर जो एग्जॉस्ट फैन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। तो सबसे पहले ये चेक करोगे, हल्ला मचाओगे कि क्या है ये एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं काम कर रहा। अगर आपका एग्जॉस्ट फैन काम कर रहा है और आप मास्क लगाते हो और टॉयलेट सैनिटाइजर पी सेफ इज द बेस्ट, उसको लेके जाते हो, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? Then what is the issue? Yeah, thank you, sir. There is another point. And in traveling also, we do the same. If we have to travel by air, let us suppose after a couple of months now, things are getting better. Same issue है. Same. ये तो लड़के लोग जो हैं आपको अंदर बंद करके खुद तो घूम रहे हैं। तो बोलो कि मैं नहीं जाऊंगे तो तुम भी नहीं जाओगे। अच्छा सर, एक चीज और है, during this period when we've had lots of problems, and make sure that your blood pressure, diabetes, other diseases are under control. Okay, that is very important. आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, अस्थमा कंट्रोल में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल में है। और अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकते तो घर से काम करो। ओके, वो मैंने सबसे पहले बताया। वो हर एज के लिए, वो हर एज के लिए, ठीक है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकते तो फिर आपको बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ जीने का हक अभी नहीं है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सर एक चीज और है विच आई हैव एक्चुअली सीन, हमारे अपने जो भी लोगों को, किसी को भी अगर ये हुआ था कोविड, certain healthy, seemingly healthy people also got it and they got into complications as well. अगर आप 5 दिन के अंदर में अगर पहले अगर आपकी तोंद निकली हुई है, वो हेल्दी नहीं होते। चेक करो, उन सबकी तोंदें निकली हुई होंगी, आगे 30-30 साल के होंगे, तोंद निकली हुई होगी, उनका बेसिक फायर लेवल बॉडी के अंदर में भट्टी घर में होंगी, उसके अंदर में उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहले 5 दिन में डायग्नोसिस मिस कर दो तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उस तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रही हो कि 60 साल के बाद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ 60 से पहले भी होती हैं। हमारे कंट्री में जितने डॉक्टर्स मरे आधे से ज्यादा 60 माइनस हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि एल्डरली इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज आग, मेरे शरीर में आग कितनी लगी हुई है, प्रिकॉशंस, अर्ली डायग्नोसिस। थैंक यू। एक्चुअली मन्नत, कहाँ रहती है मृदुला जी? मैं लुधियाना में सर, आई एम एंटरप्रेन्योर फॉर लास्ट 36 इयर्स। आजा बैठ के चाय पियेंगे दिल्ली में। जरूर। I was actually referring to Radhika's father-in-law. Yes, Mannat. yes. I know, ma'am. I know, auntie, you're talking about him. Yes. Yeah, auntie, Because he is a typical example of seemingly fit person going into such big complications that मतलब वो बच के आए हैं, बस भगवान को हाथ लगा के बच के आए हैं। Yes, yes. I agree, auntie. It was very complicated. We can discuss out every case and I can tell you where we made a mistake. मैं तो सिर्फ एक ही काम करता हूँ कि कहाँ गलती हुई ताकि बाकी लोग गलती ना करें। Yes, sir. I am a डॉक्टर जो कहता है कि हर केस को सामने निकालो ताकि बताएं ये वाली गलती आप लोग ना करें। थैंक यू सो मच सर। अभी क्योंकि समय नहीं है, तो पहले बोलते तो मैं अभी निकाल देता गलती कहाँ हुई, मैं उनको साथ में ले आता अभी यहाँ पे फोन पे। तो राधिका जी चाहेंगी तो मेरे को फोन पे ले लेंगे उनके साथ में, मैं निकाल दूंगा गलती कहाँ हुई है ताकि लोगों को बताओ ये गलती ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता गलती ना हुई हो, कहीं ना कहीं पे तो गलती हुई होगी। Thank you, Dr. Saab. Now I would request Anisha Satija. मेरे 2 मिनट हैं, 1 मिनट का सवाल और 1 मिनट का समर्पण। ऐसा नहीं हो साहब कि साहब लेडीज ही पूछ के रह जाएं और मर्दों का नंबर नहीं है आपके साथ, तो हम भी जुड़ना चाहेंगे। अगर जुड़ना चाहोगे तो फिर आ जाना, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मेरे फेसबुक पे चले जाओ, मैं कहीं ना कहीं लाइव मिल जाऊंगा दिन भर में 8 घंटे। क्या तो परेशान होते हो? कमाल का, ऐसा बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया, पर मेरे को एक ही चीज पूछनी है कि अगर महीने भर से गले में दर्द थोड़ा बहुत रह रहा है और अभी 2-3 दिन ज्यादा लग रहा है, तो डज इट इंडिकेट? गले में दर्द तो होगा ना, गले में दर्द तो हो सकता है।
जरा सा ड्राइनेस होगा तो हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, गले में दर्द के साथ में एक फैक्टर और चाहिए कोरोना के लिए, गले का दर्द हम इग्नोर करेंगे। मैंने क्या थैंक यू वेरी मच। गले का दर्द, अगर गले के दर्द के किसी के साथ में कांटेक्ट के बाद चालू हुआ है तो गले का दर्द इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इग्नोर इट। एलर्जी है, मॉन्टेयर एलसी लेके खाते रहो। थैंक यू सर। लिख के दे देगी तुम्हारे को। थैंक यू। मेरी फीस क्या दोगे भाई राधिका जी? नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरी फीस क्या मिलेगी? सर आप बताओ सर, क्या लेंगे आप मुझसे, बोलो। तो 17 फैमिलीज हैं, हाँ एक जी हफ्ते के अंदर अंदर हर फैमिली की तरफ से गरीब को खाना खिलाया जाए। सर पक्का जी। सर आप बताइए कहाँ पे, I'll get in touch with you। अरे मेरे को थोड़ी खिलाना है, हर फैमिली अपने हिसाब से। 117 फैमिलीज यहाँ है इस वक्त में। सर ठीक है सर। हर फैमिली अपने हिसाब से गरीब को खाना खिला देंगी। आपको थोड़ी बताना है। मैंने ये थोड़ी कहा कि मेरे को, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे को बताओ कि खिला दिया कि नहीं खिला दिया। नहीं सर रियली सर, like you actually have been, हर फैमिली एक गरीब आदमी को खाना खिला दो। So you've been the nation's guiding light, you know. I've been following your YouTube account since a month, since the pandemic hit our family, and you've really, you know, cleared so many myths. All I can say is that you actually were a savior that time when there were so many questions to be answered. Thank you. Thank you, sir. Just last 2 questions now, 2 minutes left. Over to Anisha Satija. Please ask your question. Good evening, sir. Thank you so much for answering all our questions. But I just have one more query that during these COVID times, हमारी जो medicine kit है उसमें क्या क्या होना चाहिए? कोई कहता है XCQ रख लो, कोई कहता है Zithromycin रख लो. So what is the correct? अगर कल को if you are traveling and you need one medicine, the first symptom that you see. The best medicine is the phone number of your local doctor, जिससे आप इलाज कराओगे, and ask him कि क्या क्या रखो. The reason being, every doctor has a different protocol. हर डॉक्टर्स के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। कोई डॉक्सीसाइक्लिन देगा, कोई एजिथ्रोमाइसिन देगा, कोई फिवोपेराविर देगा, कोई इसमें मेफ्टाल देगा, कोई इसके अंदर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देगा, कोई आइवरमेक्टिन देगा। तो हर डॉक्टर की अलग प्रोटोकॉल है। सो फॉलो, सबसे पहले आज आइडेंटिफाई करो एम आई एट रिस्क, व्हाट इज माई रिस्क। सेकंड कैलकुलेट करो कि अगर मेरे को हो गया तो पहले दिन के पहले 2 घंटे में मैं क्या करूँगी। ऊपर से कूदूंगी जंप करके, या अपना शांति के साथ बैठूंगी, या फिर डॉक्टर से बात करके क्या दवाई लूंगी। ये तो आपका प्लान होना चाहिए ना। पहले उस प्लान में सबसे पहले होना चाहिए कि किस डॉक्टर को मैं कांटेक्ट करूंगी, उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से एक सेट दवाइयों का निकाल के रख लो। पहले दिन की दवाइयों का सेट निकाल के रख लो। तो वो आपका जो डॉक्टर होगा, हर एक का अलग अलग प्रोटोकॉल है। पूरे इंडिया में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है कोई वन, तो फॉलो वन प्रोटोकॉल, वो दवाइयों का एक सेट निकाल के घर में रख लो। Thank you, sir. Thank you, sir. So, one last question. Now, over to Naina. Please ask your question. Unmute yourself. Unmute yourself. नैना तो मेरी बेटी का नाम है, इसको तो मना कर ही नहीं सकते। Sir, hello, sir. Sir, my question is, what about reopening of schools and how safe is for us to send our kids back to school again? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप, डर किसको लग रहा है, बच्चों को, आपको, कि टीचर को, कि प्रिंसिपल को? किसको डर लग रहा है पहले ये बताओ। जब तक ये आंसर नहीं मिलेगा मैं पेरेंट्स को डर लग रहा है तो फिर आप भी घर मत निकलो, फिर आप घर से बाहर, क्योंकि बच्चों को आपसे कम खतरा है। The risk to the children is less than 80% than your risk. अगर आपका रिस्क हुआ है तो उनका रिस्क 20 है। और अगर आप घर के अंदर दुब के बैठे हो तो बच्चों को भी दुब के बिठाओ। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो बच्चों को क्यों रोक रहे हो? So कोई प्रिवेंटिव मेजर्स आप कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है बच्चों को। हम तो वैसे भी बच्चों को ये तो कह रहा है 12 साल तक मास्किंग की भी जरूरत नहीं है। 12 साल के बड़े बच्चे बड़े है नहीं, बड़े हो गए। बच्चों को तो ये बीमारी इतनी हल्की होती है, तो अगर आपको डर लग रहा है मान लीजिए, तो बच्चों के साथ ही घर में रहो, बाहर मत निकलो। उनको आप घर में दबा के रख रहे हो, अपने बूढ़े माता पिता को घर में बढ़ा के रख रहे हो, खुद बाहर गुलछर रहे हो, उठा रहे हो। ये तो कहाँ की इंसाफी है? बच्चों को भेजो, होता है तो होने दो, 100 होगा तो निकल जाएगा। होगा जिस दिन स्कूल खुलेंगे 10% बच्चों को बीमारी होगी पहले महीने में, आप रोक नहीं सकते। अरे होने दो ना, रोकोगे कब तक? उनकी एजुकेशन को सिस्टम खराब ना करो ना, उनका करियर तो खराब मत करो ना। और प्रिकॉशंस ले रहे हैं ना स्कूल वाले, बट आप लोग क्या करोगे? मेरे सारे प्रिंसिपल्स को बुला के बात करी, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं खोल रहे?
बोले हर पेरेंट आके बोलता है कि मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए, तो हम कहीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि बच्चों को, पेरेंट्स को डिसाइड करने दो। अरे पेरेंट्स कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? लेट बच्चा डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना। और जो आप खुद, तो आप बाहर निकल रहे हो, खुद आप बाहर निकल रहे हो, सब्जी लेने भी जा रहे हो, बच्चों को आपने बंद करके रखा हुआ है कहीं को? उनका रिस्क तो आपसे कम है। आज तक कोई बच्चा मरा है क्या? बताओ मेरे को। आज तक किसी बच्चे को वेंटिलेटर पे डाला है क्या? आज तक कोई बच्चे कोई अस्पताल में एडमिट हुए हैं क्या? तो फिर कहीं को डर रहे हो? जिस पेरेंट को देखो डर रहा है कि मेरे को बच्चे को नहीं भेजना, बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो टीचर्स तो बड़े बोलेंगे ठीक है घर बैठो। तो ठीक है, घर 4-5 साल घर में बिठाओ बच्चे को। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो वन लास्ट क्वेश्चन, कि दोबारा होने की कितने चांसेस होते हैं? क्यों नहीं होगा? दोबारा तो होगा, क्यों नहीं होगा? वायरस तो अंदर जाएगा ना दोबारा। तो वायरस दोबारा अंदर जाके कितने चांसेस हैं वो बीमारी करेगा, ये सवाल पूछो। आप तो ये पूछ रहे हो वायरस अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? वायरस तो अंदर घुसेगा, अंदर जाके बीमारी पैदा करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा इंटरफेरॉन 1 बना कि नहीं बना। अगर आपका इंटरफेरॉन 1 नहीं बना तो फिर वो दोबारा इंटरफेरॉन 1 बनाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन तो देगा। लेकिन ये पक्का है कि दूसरा हो गया तो उसके बाद तीसरा होने की उम्मीद बहुत कम है। तो जिन लोगों को इंटरफेरॉन नहीं बना, दूसरे अटेम्प्ट में बनेगा। लेकिन हमने अभी तक एक भी केस नहीं देखा जो दूसरा इन्फेक्शन है वो सीरियस हुआ हो। तो होने दो ना, क्या को परेशान होती हो? फ्लू बार बार नहीं होता क्या? फ्लू में तो आज तक नहीं पूछा आपने कि हर साल मेरे को फ्लू क्यों हो जाता है। कभी आप लोगों ने पूछा कि हर हम आएंगे मेरे को तो जी हर 2 महीने के अंदर में वायरल हो जाता है, उस वक्त तो कभी नहीं पूछा बार बार क्यों हो रहा है। यस सर। बोलते हो ना हर लोग, हर बारी मेरे को तो जी वो हर बारी सीजन में मेरे को ये हो जाता है। पर ये हो भी गया तो क्या हो गया? यस सर। अभी तक एक भी केस नहीं आया जहाँ पे री इन्फेक्शन में सीरियस हुआ हो। तो होने दियो ना, दोबारा हो रहा है तो दोबारा हार्ट अटैक नहीं होते क्या? ब्लड प्रेशर के अटैक दोबारा नहीं होते? अस्थमा बार बार नहीं होता क्या? यस सर। तो फिर इसमें सारे लोग बैठ के जो है बैठे हुए नींद नहीं आ रही जी, हमारे को रात में सपने दिखाई दे रहे हैं कोरोना के। यस सर, थैंक यू सो मच सर। Now may I request Dr. Vani to please come forward and give the final word. मेरा स्टाइल यही है कि मैं प्यार से डराता हूँ। मेरा स्टाइल यही है कि मैं थोड़ा सा डांटता भी हूँ लेकिन प्यार से, ताकि आपके मन के डर निकले। और हमें ये लगता है कि आपने प्यार से समझा दिया हमें। यस, थैंक यू सर। सच बताऊं तो कोरोना वायरस में लंग्स, बॉडी तो एक चीज है। आई थिंक इसके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन और माइंड जो इफेक्ट हो रहा है ना लोगों का, उससे निकलने के लिए आज आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है सबको। सो बिग थैंक्स टू यू सर। और मैंने आपके एक आई लाइक टू एक्नॉलेज प्रेजेंस ऑफ माय वाइफ डॉक्टर वीना अग्रवाल। नॉर्मली मेरे लेक्चर्स नहीं सुनती हैं, आज मैंने अभी देखा अभी भी हैं सुबह से, मतलब पूरा लेक्चर उन्होंने सुना। She is also a flow member in Delhi. Dr. Veena, please. Welcome to ma'am. Welcome to ma'am. And I had a good this thing of talking to her. And thanks to, oh yes, Dr. Veena is very much there. Welcome ma'am. इनका भी एक शो चलता है मेरी तरह में, ये बातें मन की। She does a lot of counseling shows on Facebook. मैम, हमें भी लुधियाना में मौका दीजिए आपका शो का पार्ट होने का प्लीज मैम। एंड थैंक यू सो मच, यू वर टू इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग सर हियर। थैंक यू सो मच, वी कांट थैंक यू इनफ। थैंक यू मैम। आई थिंक आज का सेशन बहुत अमेजिंग था और जितना थैंक्स करें सर का उतना कम होगा। एंड आई वांट कि फिकी फ्लो की तरफ से एक फॉर्मल थैंक यू सर को हो जाए। ओवर टू द फिकी फ्लो मेंबर फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स। Wow, what an insightful session it has been. Today's session was truly an eye-opener. Thank you, our revered Dr. K.K. Agarwal ji, for such an inspiring and eye-opening session on this horrendous pandemic, which has taken the world by storm. Your golden words have widened the horizons of the masses and rendered us the much-needed strength and have equipped us with the requisite knowledge regarding this subject. A vote of thanks from our side for touching so many lives. Your benign presence has enlivened our vision. We would like to present you a green certificate. The idea behind the green certificate is that in Flow, we believe in creating everlasting memories. Hence, we plant a tree in the name of our esteemed guest of honor
and this green certificate is a testimonial to it. I would like to request the IT team to kindly show the green certificate for Dr. KK Agarwal ji. थैंक यू। मेरे को इसको एक फ्रेम करा के भेज दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। और पिछला फ्लो वाला भी नहीं मिला मेरे को, जो भी कनेक्टेड है उनके साथ में उनको भी बोलिएगा। I'll get into it, sir. Don't worry. Thank you so much, sir. Thank you, IT team. Thank you, Radhika, for opening the event so beautifully. Dr. Vani, you moderated and curated the event so intuitively. We would also like to present your green certificate. I would request the IT team to please show the green certificates for Dr. Vani as well. Thank you, Naina. I'm thankful to Mannat Kothari, Chairperson FICCI Flow Ludhiana, for curating such a wonderful session. My heartfelt thanks to our sponsors, Neeraj Satija and Anisha Satija from Hallmark. We are grateful to WND Women Next Door also to be associated with this event. WND works for the welfare of society and has done many prestigious events for the same. Thank you, everyone. Over to you, Mannat. Thank you so much, Dr. Saab. You have back-to-back appointments and still you spared so much of time for us. Thank you so much. And Veena ji, really can't thank you enough. Thank you so much. You have been organizing this for the whole last month. We had to cancel it, but thank you so much, Veena ji. Thank you. Thank you.